सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रेड सेकंड जो सेकेंडरी एजुकेशन की अभी वैकेंसी आई है उस विषय में आपसे ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है उसको हम शेड्यूल वाइज एक नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। ये शेड्यूल किस प्रकार का रहेगा, हमारी पूरी टीम इस पर किस प्रकार से कार्य करेगी, आपको किस प्रकार का पेपर्स मिलेंगे, पूरी शेड्यूल की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो जो भी साथी ग्रेड सेकंड विज्ञान वर्ग से साइंस की तैयारी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सभी टॉपिक डाले गए हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका टीचिंग मेथड हो। किस प्रकार से आप इस शेड्यूल के अनुसार आने वाले जो साढ़े तीन महीने का ये शेड्यूल रहेगा जिसमें आप सिलेबस को 2 से 3 बार बहुत शानदार तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो इसको हम 19 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, जनवरी 19 से। और इसका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है इसमें मैं पूरी जानकारी भी आपके साथ साझा करूंगा। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी मोड में आप शुरू करना चाहें उससे आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपने चाहे एक बहुत से ऐसे साथी हैं जो नए भी हैं, पुराने हैं वो तो जुड़े हुए हैं, जो नए साथी हैं वो भी कई साथी ऐसे हैं जो भी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स ले रखा है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक वाइज रहेगी। आप साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और आप किस प्रकार से इसको मैनेज कर सकते हैं पूरी। और साइंस का सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके अंदर यदि हम सवाल नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं निकालते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उस सब सुविधाओं को देखते हुए हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर रही है। तो हम आगे का जो पूरा शेड्यूल है वो देखते हैं कि शेड्यूल हमारा क्या क्या है। इसकी जो शुरुआत है टेस्ट सीरीज 1.0 इसको नाम दिया गया है सेकेंड एजुकेशन के हिसाब से। और इसमें कुल 17 टेस्ट रखे गए हैं। कुल आपके 17 टेस्ट रहेंगे जिसमें टॉपिक वाइज आपके 13 टेस्ट रहने वाले हैं, मेजर आपके 2 रहेंगे और आपका रिवीजन टेस्ट आपके 2 रहेंगे। आगे हम इनको देखेंगे कि कौन से मेजर है, कौन सा रिवीजन है और कौन सा आपका टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज का मतलब है कि आपके टॉपिक वाइज में भी आपको 150 क्वेश्चन ही मिलेंगे, सभी पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब है कि आपको वहां एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा, उसका फिर परीक्षा होगी, रिजल्ट होगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन के माध्यम से अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद हमारे जो मेजर पेपर मतलब पूरे सिलेबस के लास्ट के अंदर 16 नंबर और 17 नंबर के माध्यम से हम आपसे पूरे मेजर टेस्ट आपके लेंगे। रिवीजन का मतलब है कि बीच में जैसे 5 या 6 टेस्ट होने के बाद जो 5 पिछले वाले जो शेड्यूल है उनका रिवीजन रहेगा वो आपके केवल यहाँ 2 रहने वाले। इसके बाद मुख्य रूप से इसकी विशेषता देखिए 2550 प्रश्न आपको विद वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, विश्लेषणात्मक हल सहित मिलेंगे। 3 बार सिलेबस का आपका दोहरान होगा, इस माध्यम से आप 3 बार अपने सिलेबस को रिवीजन कर पाएंगे। तो ये हमारा मुख्य। इसके साथ साथ अभी थोड़ा सा परिवर्तन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सेंटर हमारा सूरतगढ़ तो 100% रहने वाला है। चाहे आप राजस्थान के किसी भी कोने से हैं, आप चाह रहे हैं कि हम सेकंड ग्रेड के लिए अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 19 तारीख से हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आप नजदीक से नहीं है, दूर से हैं तो भी आप यहाँ ऑफलाइन रहकर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हमारे रजिस्ट्रेशनों की संख्या 500 रहती है, 500 रजिस्ट्रेशन जिस भी सेंटर पर होंगे वहां ये ऑफलाइन भी लिया जाएगा, चाहे आपका सीकर है या जयपुर। 3 सेंटर अब तक निर्धारित हैं, बाकी आगे डिमांड रही तो सेंटरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी सूरतगढ़ के अलावा आपको सीकर और जयपुर में भी ये टेस्ट सीरीज हमारी ऑफलाइन रहने वाली है। अब उसके लिए एक शर्त है कि 500 रजिस्ट्रेशन आपके जिस भी सेंटर पर दोनों पर होंगे उनसे उसको शुरू किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। ये टेस्ट सीरीज शुरू कब से हो रही है? 19 जनवरी से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पर। जो महत्वपूर्ण निर्देश है किस प्रकार के निर्देश, ये शेड्यूल जो है निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से साप्ताहिक संडे टू संडे ये टेस्ट सीरीज रहेगी। हर संडे आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ऑफलाइन परीक्षा केंद्र अभी तक हमारा क्या है, सूरतगढ़ में रहेगा। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप दे पाएंगे। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन व ऑफलाइन सभी के लिए उपलब्ध होगी। टेस्ट के माध्यम से 3 बार आपका संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन होगा। कैसे होगा वो आगे हम शेड्यूल के साथ आपको बताएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा। जिस प्रकार से आरपीएससी हमारा जो पेपर लेती है उसके अनुसार आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे आपका टीचिंग मेथड हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, सभी प्रश्न उसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। कुल जो प्रश्न
यहाँ आपके 150 प्रश्न प्रत्येक पेपर में रहेंगे, 300 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। इसके साथ जो ओमार शीट है वो भी आपकी 5 ऑप्शन की रहेगी। जो विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन जो जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए आपको 5 ऑप्शन वाली ओमार शीट मिलेगी। जो विद्यार्थी ऑनलाइन है उनको आपको पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आप प्रिंट निकलवा कर भी ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो कुल टेस्टों की यहाँ जो संख्या है वो हमारी है 17। एक शेड्यूल के अंदर हमारे कुल 17 पेपर रहेंगे, जिसमें 13 शेड्यूल वाइज या टॉपिक वाइज रहेंगे, 2 पेपर हमारे रिवीजन रहेंगे और 2 पेपर हमारे लास्ट के अंदर मेजर पेपर पूरे सिलेबस के आयोजित हो। प्रत्येक पेपर के बाद सभी प्रश्नों का विश्लेषणात्मक हल सहित वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिस दिन हमारा पेपर होगा उसी दिन आपको शाम तक तीनों पेपर के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन के माध्यम से अवेलेबल रहेगा, ताकि आप जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनका आप सॉल्यूशन के माध्यम से उन प्रश्नों को देखकर हल कर सकते हैं। पूरा इस सीरीज के अंदर आपको 2550 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि एक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन है, तो इंटू 17, तो आपको यहाँ 2550 प्रश्न टोटल मिलने वाले हैं, जो प्रश्नों का विश्लेषणात्मक हल सहित आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो साथी टेस्ट दे रहे हैं, अनलिमिटेड का मतलब है कि आप इस टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हैं। कई बार विद्यार्थी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपको लगे कि हम दोबारा उस टेस्ट को देना चाह रहे हैं, तो आप उस टेस्ट को दोबारा भी अनलिमिटेड दे सकते हैं, कितनी भी बार टेस्ट एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने के बाद तुरंत आपको व्यक्तिगत परिणाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का अलग से जारी होगा। टेस्ट सीरीज 1.0 पूर्ण होने के बाद आगामी टेस्ट सीरीज इसी प्रकार से 2.0 का भी शेड्यूल जारी होगा। ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए परीक्षा जैसा माहौल, ओएमआर शीट आपको 5 ऑप्शन वाली या मानसिक दबाव पर नियंत्रण के लिए वास्तविक परीक्षा हॉल उपलब्ध करवाया जाएगा। ओएमआर शीट ऑनलाइन व ऑफलाइन 5 ऑप्शन की रहेगी। ऑनलाइन भी हम कोशिश करेंगे कि एक प्रिंट आपका डाल देंगे, उसका प्रिंट निकलवा कर अभ्यास घर पर कर सकते हैं। ऑफलाइन परीक्षा केंद्र की हम बात करें तो अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सूरतगढ़ के अलावा हम सीकर और जयपुर रखे जाएंगे, लेकिन उनके लिए 500 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि अन्यथा नहीं होते हैं 500 रजिस्ट्रेशन, तो आपको परीक्षा के अंदर क्या दिया जाएगा, सूरतगढ़ दिया जाएगा। आरपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व में जो परीक्षाएं हैं वो आप सब देख जो पुरानी हमारी जो किताबें हैं वो आप तक पहुंच रही है, तो आपने देखा होगा प्रश्नों का लेवल, किस प्रकार के प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उसी अनुसार हम ये टेस्ट सीरीज रखने जा रहे हैं। परीक्षा जो शुल्क है वो इसका 1199 रुपए रहेगा और ऑफलाइन के लिए 2199 रुपए रखा गया है। आप यदि ऑफलाइन मोड के अंदर दे रहे हैं तो आपके लिए ये शुल्क रहेगा 2199 रुपए, ऑनलाइन के लिए आपको रहेगा 1199 रुपए। अब 1199 में आप यदि बात करें, यदि आप नए शुरू के जो 100 विद्यार्थी हैं उनको 20% की छूट रहेगी। जो पहले 100 विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए ये 20% छूट रहेंगे केवल ऑनलाइन के अंदर। ऑनलाइन में आप 1199 माइनस 20% आपका रहने। अब हम पहुंच रहे हैं हमारे शेड्यूल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले शेड्यूल की शुरुआत करूं तो मैं बायो से शुरू करूंगा। बायो में जो शेड्यूल है वो किस प्रकार का रहने वाला है, सभी क्या, जैसे ये केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है और आपका टीचिंग मेथड। अब मैं बात कर रहा हूं बायो के शेड्यूल की। जैसे इसके अंदर आपका यदि आप देखें राजस्थान बोर्ड या आपने जहां से भी कोचिंग की है उसके जो नोट्स हैं उसके अनुसार मान सकते हैं आप राजस्थान बोर्ड की बुक या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो भी चलेगा। उन पुस्तक के माध्यम से हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहले ये चीज ध्यान होनी चाहिए, पूरा शेड्यूल हमारा ग्रेड 2 आरपीएससी का जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयार किया गया। आप उसके अनुसार ही इसको माने, अलग से नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपके पास प्रिंट निकलवा ले, उसके मैंने केवल बड़े बड़े टॉपिक की हेडिंग डाल रखी है। अब जैसे मैंने सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी 11th-12th में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, आपका पूरा टॉपिक आपको अंदर से तैयार करना है। सभी टॉपिक इस प्रकार से डालेंगे, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, फिजिक्स का जैसे ये टॉपिक है, इसका आपको पूरा अंदर सब टॉपिक कौन कौन से हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं, वो आपको सिलेबस के माध्यम से पता करने। ये केवल हमने हेडिंग्स दे रखी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं बायो के अंदर। हमारा जो पहला पेपर आयोजित होगा वो होगा 19 जनवरी संडे 2024 को। इसका संडे के दिन पेपर होगा। उसी दिन आपको व्यक्तिगत परिमाण की प्राप्ति होगी, उसके साथ साथ आपको आंसर की और उसके साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेंगे। अब हम बात करें इसके अंदर पहली यूनिट हमारी क्या रहने वाली। सिलेबस के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी 11th-12th प्लस आपको ग्रेजुएशन की तैयार करनी है। उससे आपको 45 प्रश्न आपको बायोलॉजी की इस टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाएंगे।
तो आपको उसके अनुसार पढ़ना है। यूनिट नंबर 2, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी। एनिमल डेवलपमेंट का एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करें, किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर 11th 12th एंड ग्रेजुएशन का पूरा मटेरियल आपको रहेगा एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये आपको पूरी तैयार करनी है, किसके लिए, शेड्यूल नंबर 2 के लिए, जो हमारा रहने वाला है 26 जनवरी को, ठीक 7 दिन बाद, 2 फरवरी। तीसरा जो हमारा पेपर रहेगा उसमें बायोलॉजी में क्या रहेगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पूरी ह्यूमन एनाटॉमी, जितने भी प्रकार के तंत्र है, सिस्टम है, सभी प्रकार के सिस्टम आपको 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन का मटेरियल आपका एक साथ रहेगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आगे हम बात करें, शेड्यूल नंबर 4 9 फरवरी को होगा, जिसके अंतर्गत हमारा माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें पता है सब टॉपिक भी आपको दे रखे हैं, जैसे लाइकेन है, वायरस है, विषाणु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इसके साथ साथ 1-2 टॉपिक और भी है, जैसे माइकोप्लाज्मा है, लाइकेन है। इन टॉपिकों को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वो 11th और 12th के सिलेबस में है, और आपको इसके प्रश्न, इसके साथ साथ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के प्रश्न भी आपको इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। ये पूरा शेड्यूल आपका रहेगा बायोलॉजी के अंदर। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 की हम बात करें तो हमारा रहेगा 16 फरवरी को, जिसके अंतर्गत बायो की हम बात करें तो हमारा इसमें रहेगी प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी पूरी शामिल नहीं की, इसके अंतर्गत वाटर रिलेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ। अब इसके अंदर एंजाइम वाला जो पार्ट है वो अलग है, न्यूट्रिशन और एंजाइम को छोड़कर पूरी प्लांट फिजियोलॉजी सिलेबस के अनुसार इसमें ऐड की गई है। इसमें 2 टॉपिक है वो आपके आगे में रहेंगे। अब ये है हमारा रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट का मतलब है नंबर 6 के अंदर आपको केमिस्ट्री के जितने भी 1 से लेकर 5 तक जो भी टेस्ट हुए उनका रिवीजन रहेगा। बायोलॉजी के अंदर भी 1 से 5, फिजिक्स के अंदर भी 1 से 5, और टीचिंग मेथड में भी 500 यूनिट आपकी यहां पूछी जाएंगी। आपको 7 दिन का समय इसके अंतर्गत भी दिया जाएगा। टेस्ट नंबर 6 की हम बात करें तो टेस्ट नंबर 6 के अंदर आपका 2 मार्च को रहेगा, जिसके अंतर्गत प्लांट फिजियोलॉजी का जो बचा हुआ पार्ट था, जिसमें डेवलपमेंट न्यूट्रिशन और एंजाइम ये पार्ट रहेगा। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन और 11th का दोनों को टॉपिक, और इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की पूरी यूनिट इसके अंतर्गत शामिल की गई है। ये रहेगा नंबर 6 टेस्ट बायोलॉजी के अंदर। नंबर 7 की हम बात करें टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट एल्गी टू एंजियोस्पर्म 11th 12th एंड ग्रेजुएशन। प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब है कि आपका पूरा एल्गी से लेकर कवक, एल्गी जिसको फंजाई बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, ब्रायोफाइट बोलते हैं, टेरिडोफाइट बोलते हैं और जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, पूरी यूनिट आपकी इसके अंतर्गत रहेगी, चाहे आपका 11th 12th हो चाहे आपकी ग्रेजुएशन। इसके साथ साथ क्रिप्टोगेम्स, ये भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कोई अलग नहीं है। इसके साथ साथ आपका रहेगा सीड प्लांट, जो कि आपका ग्रेजुएशन वाली यूनिट के अंदर दिया गया। तो ये पूरी यूनिट आपकी रहेगी पार्ट नंबर, आपका जो 7 नंबर शेड्यूल है उसके अंदर, 8 नंबर सॉरी, नंबर 9 23 मार्च को। 9 मार्च के बाद बीच में होली अवकाश के कारण इसमें गैप दिया गया आपको 15 दिन का। 9 से लेकर उसके बाद आपका जो टेस्ट रहेगा आगामी वो रहेगा 23 मार्च को। इसके अंतर्गत हमारा जो सिलेबस है बायोलॉजी के अंदर वो रहेगा आपका जेनेटिक्स, पूरी 11th 12th और ग्रेजुएशन। केवल जेनेटिक्स आपको अनुवंशिक की ही तैयार करनी है, चाहे वो 11th 12th की हो चाहे आपकी ग्रेजुएशन की। नंबर 10 की हम बात करें तो यहां रहेगी हमारी पूरी प्लांट एनाटोमी। प्लांट एनाटोमी के अंतर्गत पूरा टिश्यू वगैरह, जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचनाएं, द्वितीयक वृद्धि, वो सारे टॉपिक आपके ग्रेजुएशन और 11th 12th के दोनों साथ रहेंगे। और ये टॉपिक आपका फैमिली वाला जो टॉपिक है वो अलग है, अलग से रहेगा, इसमें फैमिली शामिल नहीं है, केवल आपकी रहेगी इसके अंतर्गत प्लांट एनाटोमी, जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना प्लस आपके टिश्यू, प्लांट टिश्यू। नंबर 10। नंबर 11 के अंदर हम बात करें तो यहां रहेगा रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। अब रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के मैंने नाम यहां नहीं दे रखे, ग्रेजुएशन का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप सबको पता है फेसियोला है, पैरामीशियम है, आपका कॉकरोच है, आपका अमीबा है, आपका
एक टॉपिक और है कॉकरोच, फेसियोला, केंचुआ, मेंढक और पैरामीशियम। ये सारे टॉपिक आपके किस में रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के अंतर्गत। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है हम इसका आगे भी एनिमल जो टैक्सोनॉमी है उसमें भी इनको पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग से पूरा मैंने दे दिया है। इसके अंतर्गत इनसे संबंधित जो भी संरचनाएं हैं या इनकी आंतरिक संरचना उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है, ये पूरा अलग से शेड्यूल आपका रहेगा। इसके बाद हम बात करें टॉपिक नंबर 12 की, ये वापस हमारा क्या रहेगा, नंबर 2 और अंतिम रिवीजन टेस्ट, जिसके अंतर्गत 7 से लेकर 11 तक के टॉपिक, 7 से 11, 7 से 11 और 7 से 11, तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा पीछे का। आगामी हम नंबर 13 की ओर चलें तो 13 नंबर के अंदर हम बात करें किसकी, बायोलॉजी की। तो उसमें एक छोटी सी यूनिट है ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, इवोल्यूशन जैव विकास, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये 3 टॉपिक, तीनों छोटे छोटे टॉपिक है, इनको मैंने साथ शामिल कर दिया। इनके तीनों से संबंधित आपको 45 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत आप मटेरियल की यदि हम बात करें तो इसमें ये भी प्रयास हम करेंगे कि शॉर्ट नोट्स यदि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो भी संभव होगा वो हम ऐप में अवेलेबल आपको करवाएंगे, चाहे आपको नोट्स मिले, चाहे आपको टाइपिंग किया हुआ मैटर मिले, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है वो टॉपिक हम ऐप के अंदर आपके अवेलेबल करवा दें। ठीक है, नंबर 14 के अंदर हम बात करें तो यहां हमारा रहेगा प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी 11th 12th, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। यहां हमारी आ जाती है प्लांट फैमिली प्लस मोर्फोलॉजी, ये पूरी यूनिट आपकी अलग से रहेगी। नंबर 15 एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी में कोर डेटा और नॉन कोर डेटा दोनों 11th 12th की पूरी यूनिट आपकी शामिल रहेगी। नंबर 16 ऑल सिलेबस का पूरा पेपर रहेगा, मेजर पेपर नंबर 1, जिसके अंतर्गत सभी सब्जेक्ट के पूरे प्रश्न एज एग्जाम पैटर्न के आधारित आपको पूरा पेपर मिलेगा। नंबर 17 मेजर पेपर नंबर 2, जिसमें भी पूरे सिलेबस का आपका पेपर आयोजित होगा। कहने का मतलब है कि 19 मई तक, 19 जनवरी से लेकर 19 मई तक, ठीक 4 महीने के अंदर हम हमारा जो सिलेबस है उसको 3 बार रिवीजन कर लेंगे। किसके माध्यम से, पूरे शेड्यूल के माध्यम से। ये था हमारा पूरा बायो का सिलेबस और किस प्रकार से हम ये टेस्ट सीरीज रखने वाले हैं, क्या प्राइस है, कब से शुरू हो रही है, किस प्रकार आपको मटेरियल मिलेगा। आगामी सूचना के लिए हमारे साथ हैं दुलीचंद जी, वो आपको बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में और फिर हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो अब आगे सुनो आप दुलीचंद जी को। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारी जो आगामी सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज जो चालू हो रही है उसकी चर्चा के विषय में आप उसका अपना ये जो ऑनलाइन सेटअप है, तो इसमें जो अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उस टेस्ट सीरीज में अपना जो शेड्यूल है वो 19 जनवरी से अपना स्टार्ट हो रहा है। और शेड्यूल को इस प्रकार से डिसाइड किया गया है कि केमिस्ट्री अगर अपन बात करें तो लगभग जो सिमिलर टॉपिक है उन टॉपिक को एक साथ एक बड़ा टॉपिक और उसके साथ में एक छोटा टॉपिक ऐड करने का पूरा प्रयास किया गया है। दूसरी बात, जब आप इस टेस्ट सीरीज की तैयारी करें तो आपको रेफरेंस किसको करना है, तो आपके पास सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके पास अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जैसे अपने बात करें 19 जनवरी का जो अपना टेस्ट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने, कौन कौन से बिंदु पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके लिए आपके पास सेकंड ग्रेड का सिलेबस का प्रिंट होना चाहिए और उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को आपको वहां से तैयार करेंगे।
अब इस टेस्ट सीरीज के करने से आपको क्या फायदे हैं? देखो, एक तो अगर आपने कहीं से भी कोचिंग की है या नहीं की है, तो आपको उससे नंबर एक बात, जब आप टेस्ट देंगे तो आपको आपने कितना अचीवमेंट कर लिया, कितना आपको तैयार हो गया मैटर, और कहाँ आपकी गलती हो रही है, ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक एग्जाम एलपी एक केमिस्ट्री की बुक है, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीछे के आए हुए क्वेश्चन है, और संभावित जो एनसीईआरटी व्याख्या है उन पे बन सकते क्वेश्चन है, वो सारे उसमें समाहित कर रखे हैं। तो आप अगर वो एक बुक और ये टेस्ट सीरीज अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस निकाल लेते हैं, तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बहुत अच्छा एक मार्किंग जो है केमिस्ट्री में अच्छा कर लोगे आप, और एक अच्छे रैंक से साथ आप सेलेक्ट होने के बिल्कुल काबिल बन जाएंगे। तो पहला जो हमारा 19 जनवरी को जो टेस्ट रहेगा, उसमें जो पहला ही हमारा जो टेस्ट है, उसमें केमिस्ट्री में टॉपिक रहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने सिलेबस की बात करें तो क्वांटम नंबर्स है, पाउली अपवर्जन्स है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, डी ब्रोगली की डबल जो ड्यूअल नेचर थ्योरी जो है डी ब्रोगली की, उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी हाइपोथेसिस है, रदरफोर्ड की है, नील्स बोर है, ठीक है, ये सारी उसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, मोल कंसेप्ट, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसमें यानी मोलानुपाती सूत्र है, मोल अवधारणा है, अणुभार है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन टॉपिक है, मेरा कहने का मतलब है सेकंड ग्रेड टॉपिक है, वो सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे रखे हैं। तो आप वहां से देख के उसको अच्छी तरह तैयार करें, और फिर जब आप यहाँ पे टेस्ट देंगे तो यहाँ आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पहला अपना है, इसमें जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं 45 क्वेश्चन, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल सेकंड ग्रेड के लेवल के पीछे जो पेपर आए हुए उनको देखते हुए, उनके मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस क्वेश्चन का क्या संभावित रूप हो सकता है, उसी अनुसार आपको इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये हमारे पहले टेस्ट की जो है बात है, जो 19 जनवरी को हमारा होने वाला है, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टॉपिक हमारे सिलेबस में है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि हमारे ग्रेजुएशन का पार्ट है, तो वहां से हमें जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन क्या हैं, वो सारे क्वेश्चन का पैटर्न जो है आपको इस टेस्ट सीरीज में बिल्कुल अच्छी तरह मिलने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज का जो लेवल है, न तो सेकंड ग्रेड से नीचे रहने वाला है और न सेकंड ग्रेड से ऊपर रहने वाला है, यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्पेशली सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए फ्रेम की गई है। और आप जब इस टेस्ट सीरीज को देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो उनका आपको एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, और अगले टेस्ट में चले 19 जनवरी के बाद में तो दूसरा टेस्ट होगा हमारा 26 जनवरी को। उसमें हमारे जो टॉपिक है वो है एक केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग के साथ में हमने ऐड किया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो ग्रेजुएशन का पार्ट है ना। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसको आप ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को उसमें आपकी बीबीटी है, वीएसपीआर है, और एक जो है कोऑर्डिनेशन का टॉपिक इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डाल रखा है ग्रेजुएशन के पार्ट में, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, है ना, जो कि कोऑर्डिनेशन का है। तो वो आप इसके साथ यहाँ तैयार करें। उससे आप एक इसमें एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है ना, जिसके आधार पर अपना बंद क्रम वगैरह निकालते हैं, अणु का स्थायित्व वगैरह देखते हैं, तो वो भी इसी के साथ है ना। तो इन सभी टॉपिक्स पे कैसा क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसकी क्या रूपरेखा हो सकती है, किस लैंग्वेज में आ सकता है, वो सारे क्वेश्चनों का पीछे के पैटर्न को देखते हुए, संभावित पैटर्न देखते हुए सारे क्वेश्चन यहाँ 45 क्वेश्चनों के रूप में आपको दिए जाएंगे। और ये जब आप दे लेंगे तो उसके बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन में मिसमैच होता है, कंफ्यूजन होता है, या कोई आपको कंफ्यूजन होता है, या आपको किसी भी प्रकार की कोई जो है असुविधा होती है, तो आपकी वो असुविधा यहीं आपके स्तर पे हो जाएगी। आगे आपको एग्जाम के दौरान वो असुविधा नहीं होगी। मतलब आपको क्वेश्चन का पैटर्न, उसको सोल्यूशन करने का तरीका आपको यहाँ अच्छी तरह मिल जाएगा। उसके बाद में जो अपना अगला टेस्ट है 26 जनवरी के बाद में, वो होगा 2 फरवरी को। इसमें अपने कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और जीरो ग्रुप, यानी कि पीरियोडिक टेबल और उसके साथ में जीरो ग्रुप जो एलिमेंट है ना, वो आपके इस टेस्ट में शामिल रहेंगे। और उसमें वही सेम बात है कि जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पैटर्न बन सकता है, कोई नया पैटर्न बन सकता है, वो आपको यहाँ पे बनने के फुल चांसेस रहेंगे, और आप एक अच्छा यहाँ से जो है एक अधिगम, एक अचीवमेंट यहाँ से ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा अपना टेस्ट नंबर 4 जिसको अपन बोलेंगे, उसमें अपने टॉपिक रहेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो एस और पी ब्लॉक हमें पता है कि काफी बड़ा एलिमेंट ग्रुप है। एस और पी ब्लॉक की बात करें तो काफी बड़े इसमें ग्रुप है, और बड़े काफी बड़ा सिलेबस का बैटर है ये। तो अपने इसको एक ही को यहाँ शामिल किया एस और पी ब्लॉक को। तो एस और पी ब्लॉक में कैसे क्वेश्चंस पीछे आए हुए हैं, क्या उनका नया पैटर्न बन सकता है, और बिल्कुल एनसीईआरटी को सेंटर में रखते हुए, पिछले के पेपरों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पेपर सेट किया गया, और आपको बिल्कुल एक नए पैटर्न पे और जो पीछे आए हुए हैं उन पैटर्न पे आधारित आपको यहाँ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो 9 फरवरी के बाद जो टेस्ट होगा अपना
16 फरवरी को, वो उसमें टॉपिक जो है वो है डी और एफ ब्लॉक, और उसके साथ में एक जो हमने सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक लिया है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा अपना टेस्ट 23 फरवरी को, वो हमारा रिवीजन टेस्ट रहेगा। यानी कि इसमें जो पहले से लेकर 5 तक जो टेस्ट पेपर्स हैं, उन सभी टेस्ट पेपर्स का आपका रिवीजन वापस होने वाला है, सिलेबस का रिवीजन होने वाला है। यहाँ आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो हमें पीछे टेस्ट में नहीं दे पाई। मान लो 1 से 5 तक सारे टॉपिक कवर नहीं कर पाए, या कोई टॉपिक का अच्छा क्वेश्चन बन रहा था उसको पीछे नहीं कर पाए, तो उस क्वेश्चन को हमने यहाँ डाल दिए, ताकि आपको हर टॉपिक से संबंधित जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारे आपको एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल जाएं। और आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके सामने उस तरह का क्वेश्चन आए, तो वो आपसे अनजाना न रहे, कोई आप में किसी प्रकार का आपके अंदर असुविधा पैदा न करे, कन्फ्यूजन पैदा न करे। अगला टेस्ट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा 2 मार्च को। 2 मार्च को जो टेस्ट है उसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कंपाउंड्स 12 है ना, ग्रेजुएशन लेवल का, और स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमारे सॉलिड स्टेट है, गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। तो इन टॉपिक्स पे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं या जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जो नए पैटर्न है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाहित किए गए हैं। अगला जो टेस्ट रहेगा वो हमारा रहेगा 9 मार्च को। उसमें हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट नंबर 23 मार्च को जो टेस्ट होगा हमारा टेस्ट नंबर 9, उसमें इक्विलिब्रियम यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे, और उसके साथ में रिडॉक्स रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट डाल दिया गया। यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें एसिड बेस हाइपोथेसिस भी है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन एक छोटा सा पार्ट है, तो ये आराम से आपका इजीली तैयार हो सकता है 7 दिन में। इसमें इक्विलिब्रियम के अंदर जितने संभावित न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं फॉर्मूलों पे, वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ टेस्ट में शामिल करने का प्रयास किए, और आपको एक अच्छा मैटर देने का प्रयास किया गया। 23 के बाद में जो 30 मार्च को टेस्ट होगा, वहां हमारे टॉपिक रहेंगे मेटल्स एंड मेटलर्जी, उसके साथ में नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड के अंदर टॉपिक वैसे तो आपका वहां हो जाएगा एस और पी ब्लॉक में। जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां जब आप उनके एलोट्रॉप्स पढ़ने वाले हैं, कार्बन के, सल्फर के, फास्फोरस के, उनके ऑक्सी एसिड्स पढ़ने वाले हैं, तो वो जब आप वहां पढ़ोगे तो उनका रिवीजन आपका एक तरह से यहाँ हो जाएगा, यानी कि वही टॉपिक सिलेबस के अनुसार वापस यहाँ आए। तो कुल मिला के मेटल्स और मेटलर्जी के साथ में आपके जो कुछ कंपाउंड्स है वो भी यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है 6 अप्रैल को जो टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर हमारा 11, उसमें हमारे जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन यानी कि विलियन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास का टॉपिक है, जो ग्रेजुएशन लेवल का हमें तैयार करना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये एक एप्लीकेबल केमिस्ट्री या एप्लीकेशन केमिस्ट्री के जो टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे रहेगा। इसमें ये टॉपिक थोड़ा सा फिजिकल का है, यानी कि कैलकुलेटिव टॉपिक है, और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपको यहाँ इनका एक अच्छा क्वेश्चनों का मिक्सचर मिलने वाला है, एक अच्छा संयोग मिलने वाला है। फिर टेस्ट नंबर जो 12 होगा वही हमारा रिवीजन टेस्ट है। वही सेम बात, कहीं अगर कोई क्वेश्चन का पैटर्न जो पीछे हम नहीं डिसाइड कर पाए, उसको यहाँ आपको इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर टेस्ट नंबर हमारा जो 13 है, उसमें हमारे टॉपिक रहेंगे केमिकल काइनेटिक्स और बायोमोलिकुल। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल टॉपिक है, बायोमोलिकुल्स थ्योरेटिकल टॉपिक है। दोनों यहाँ पे आपके आराम से, ये थोड़ा कैलकुलेटेड टॉपिक है, ये नॉर्मल टॉपिक है, तो आराम से आप इसको 7 दिन में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा होगा 27 अप्रैल को, टेस्ट नंबर 14, उसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म में जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, अपने को केवल वही टॉपिक तैयार करने हैं, इनके अलावा कोई हमें आगे पीछे दाएं बाएं कोई दौड़ नहीं करनी है। ठीक है, फिर अगला जो टेस्ट रहेगा 27 अप्रैल के बाद में, वो हमारा टेस्ट रहने वाला 4 मार्च को। ठीक है, टेस्ट नंबर 15, उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री वो रहेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे सिलेबस में एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन है, और उसके साथ में हकल्स रूल है, और हकल्स रूल के ऊपर एक क्वेश्चन हमारे सेकंड ग्रेड में कन्फर्म आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हाइड्रोकार्बन पूरा एल्केन, एल्किन, एल्काइन और उसके एरिन्स यानी कि बेंजीन को कवर करने वाला है 11th 12th बेस का। फिर उसके बाद में अपना जो अगला टेस्ट रहेगा 11 मई को पूरा मेजर टेस्ट रहेगा, पूरे सिलेबस का टेस्ट रहेगा। और इसी प्रकार अगले 19 मई को जो हमारा टेस्ट नंबर 17 रहेगा, वो मेजर नंबर 2 रहेगा, वो भी पूरे सिलेबस का रहेगा। अब इतना जब आप केमिस्ट्री में इस टेस्ट सीरीज को कवर कर लोगे तो आपको इतने नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आप आराम से इजीली जब मेन एग्जाम देंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, कोई आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एक बार आपकी नजर से नहीं निकला हो। ठीक, तो ये तैयार करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो सेकंड ग्रेड का जब सिलेबस आप तैयार करें तो आपके पास में एनसीईआरटी बुक होनी अति आवश्यक है। एनसीईआरटी को आप बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अपना सिलेबस तैयार करें, उसी को रेफरेंस बुक मानते हुए आपको तैयार करें। उसके साथ में एक एग्जाम एलकेबी केमिस्ट्री की बुक आ रखी है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और उनके साथ में उनकी जो व्याख्या है और जो एनसीईआरटी सार संग्रह इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो उसमें दे रखे हैं। तो आपके पास ये 2 बुक्स तो अवश्य अगर आपके पास है तो आप एक अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में मेन एग्जाम में कर सकते हैं।
और अपना जो सिलेक्शन है उसको बहुत इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे की जो व्याख्या है टेस्ट सीरीज के बारे में, वो व्याख्या बताने के लिए आपको हमारे फिजिक्स के सर श्रीमान अर्जुन जी आएंगे, वो आपको फिजिक्स के मैटर के बारे में आपको अभी बताएंगे। नमस्कार साथियों, अब अपने फिजिक्स का सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में आपको बताइए, सबसे पहले तो जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसी के हिसाब से ये सभी टेस्ट बनाए गए हैं आपके लिए। तो जो फर्स्ट टेस्ट है फिजिक्स का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसमें आपको जैसे मैं बात करूँ कि आपको पढ़ना क्या है, पहली बात तो जैसे हमने अभी बताई थी कि एनसीईआरटी बुक सबसे पहले पढ़नी है आपको, और पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक हो वो भी बहुत बढ़िया बात होगी। और इसमें इस यूनिट में जो आप 11th क्लास की सेकंड फिजिक्स की आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें है प्रत्यास्थता के बारे में। इसमें तीनों प्रत्यास्थता गुणांक आ गए, पॉइसन अनुपात आ गया, और इसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे तो बर्नौली समीकरण पढ़नी है आपको, सांतत्य समीकरण है, और स्टोक्स का नियम है, रेनॉल्ड्स संख्या है, और यानी कि तरलों का जो प्रवाह है उसके बारे में। ये तो इस यूनिट, ये आसान यूनिट है, थ्योरी वाली यूनिट है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं और आपको ये करनी चाहिए, और इसमें आपके नंबर कटने भी नहीं चाहिए। इसके बाद दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें दूसरा टेस्ट है जो वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश की दो टाइप से पढ़ी है आपने, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो ये आपको 12th क्लास की सेकंड फिजिक्स का चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर शायद 10वां, तो उसमें है ये। और इसमें आपको तरंगाग्र और यंग डबल स्लिट प्रयोग पे पर्सन और फ्रॉनहोफर विवर्तन है, और इसके अलावा इसमें आप सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमताओं के बारे में भी पढ़ते हैं, ये सब है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है वो मैंने रे ऑप्टिक्स में डाल रखी है, जहाँ प्रकाश को पढ़ा पढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी आप पूरी एनसीईआरटी का अगर वो 10वां पार्ट पढ़ते हैं तो आपकी ये यूनिट कवर हो जाती है, और ये भी आपको करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा बड़ा कोई मैथमेटिकल काम नहीं है और ज़्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है, तो ये आपको करनी चाहिए। इसके बाद अगला जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो ये आपने सबने पढ़ रखा है, ये भी आपको 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का सबसे पहले कवर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन सोल्व करने हैं इसके ऊपर, फॉर्मूले बेस्ड पर आपको पर्सन इसके सोल्व करने हैं, ताकि आप जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। आगे चलते हैं, ये तीसरा टेस्ट था। चौथे टेस्ट में है जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक। तो ये यूनिट जो है इसमें भी आपको फिजिकल वर्ल्ड में आपको हो सकता है कोई मात्रक और विमा के बारे में पूछ लिया जाए, कोई इक्वेशन दी जाए कि भी इसमें फॉर्मूला कौन सा सही है विमा के आधार पे। इसके अलावा इसमें त्रुटियों पर प्रश्न आता है, ज़्यादातर प्रतिशत त्रुटि पर प्रश्न आता है, तो वो आपको करना है। और काइनेमेटिक्स में क्या है, इसमें गतिकी में सरल रेखीय गति है और द्विवी में गति यानी कि समतल में गति है, ये दोनों आपको करनी है। 11th क्लास में आपको मिल जाएंगे दोनों चैप्टर। और इसमें गति की समीकरणें हैं, गुरुत्व के अधीन गति है, प्रक्षेप्य गति है, वर्तीय गति है, ये सारी गतियाँ आ जाती है इसमें, और आपेक्षिक गति भी है इसमें। तो ये सारे टॉपिक इसमें कवर करने हैं आपको। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट तो आपने सबने पढ़ रखा होगा। तो जो शुरुआत वाली यूनिट है वो सारी आसान यूनिट है, तो आपको आराम से करनी है। मतलब जो पहला फेज है 1 से 5 यूनिट का, उसमें सब बिल्कुल आसान यूनिट है जो आपको करनी है। और एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताब को प्रेफरेंस देना है सबसे पहले। उसके बाद है
टेस्ट नंबर 5 थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ये जो थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसमें बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है थोड़ा। जैसे आपने 11वीं क्लास के अंदर ही पढ़ा है ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर, उसमें आप सीधा प्रश्न एक तैयार कर सकते हैं सीधा कार्नो इंजन पर। कार्नो इंजन पर जितने आप प्रश्न कर सकते हैं वो कर दीजिए, उसमें इंजन पर एक प्रश्न जरूर आता है। इसके अलावा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उस पर भी इसमें से प्रश्न बन सकता है, तो वो आप अच्छे से करेंगे। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, ये आपकी नहीं पढ़ी हुई है क्योंकि ये ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो अगर आपके पास CBH की बुक है तो उसमें आपको ये मिल सकती है अगर आप पढ़ेंगे तो। आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, इसमें एक बात छोड़ दिया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ थर्मल फिजिक्स जो BSc में है उसमें आपको एंट्रोपी, एथैल्पी और मैक्सवेल की समीकरणें और मिलेगी। तो आप कोशिश करेंगे मैक्सवेल की जो चारों समीकरणें हैं, आप कंफ्यूजन है, मैक्सवेल की समीकरणें हैं वो थर्मल फिजिक्स में भी हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, विद्युत चुंबकीय, जिसको मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डाल रखा है। तो ये आप याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके बाद 5 टेस्ट का रिवीजन है, जिसमें वापस इन्हीं 5 टेस्ट जो टेस्ट हुए थे या 5 जो यूनिट थी उनका सिलेबस इसमें दिया जाएगा ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो सके। इसके अलावा आगे चलते हैं तो इसके अंदर है वर्क टेस्ट नंबर 7 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी और पावर में कार्य ऊर्जा शक्ति वाला जो चैप्टर है वो 11वीं क्लास वाला NCERT की बुक पढ़नी है आपको और राजस्थान बोर्ड की बुक। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद अगर आपको लगता है जितनी यूनिट पाएगी उसमें आपने वो पूरा कवर कर लिया तो फिर आप कोई दूसरी हेल्प बुक ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको वही करना है। उसके बाद अगर आपके पास LN वगैरह की सीट है तो उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप आसान से कठिन की तरफ बढ़ेंगे तो सही रहेगा इसमें। इसके बाद है टेस्ट नंबर 8। तो टेस्ट नंबर 8 में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में कंफ्यूजिंग नहीं करनी, आप कंफ्यूज नहीं रहना है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपको 12th क्लास का जो विद्युत धारा वाला पार्ट है वही पढ़ना है, जिसमें किरचॉफ के भी नियम हैं और मापी है और क्या बताऊँ आप, इसमें अपवन वेग से संबंधित है, वो सारी यूनिट आप इसमें कवर करेंगे। इसमें इस यूनिट में मैंने वैसे वारियों की चौथे चैप्टर से जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व है उसमें है धारा मापी, लेकिन मैंने सिलेबस में इसमें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे आप धारा मापी को इलेक्ट्रिसिटी में करना है। क्वेश्चन में ऐसे ही बना रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में धारा मापी आप पढ़ेंगे। और इसमें आसान प्रश्न बनाए तो वो हो सकता है प्रतिरोधों का संयोजन ही दे दे आपको या सेलों का संयोजन दे दे, तो इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं अगली यूनिट में, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये यूनिट भी बहुत आसान यूनिट है और अपवर्तन, परावर्तन, दर्पण, लेंस, प्रिज्म के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रकाशिक उपकरण में आप ज़्यादातर देखेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और उन पर कुछ आंकिक प्रश्न भी आपके हल किए होने चाहिए। बात वही है, फिजिक्स में सबसे मेन बात यही है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और उतना ही आप फिजिक्स से जो भय लगता है आपको, भय मुक्त होंगे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा है टेस्ट नंबर 10 में वेक्टर लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। वेक्टर सदिश के बारे में आपको पता होना चाहिए। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग का त्रिभुज का नियम आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और इसके अलावा सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल वो होना चाहिए आपको। और न्यूटन के गति के तीनों नियम आपको, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न। साथ में इसमें घर्षण भी है, घर्षण बल के बारे में पूरी जानकारी। घर्षण बल से भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो टेस्ट नंबर 10 हो गया। टेस्ट नंबर 11 में चलते हैं। तो टेस्ट नंबर 11 में है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है, आपने जो 12th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी वाला वो पूरा चैप्टर है। उसके अलावा विद्युत विभव विभवांतर वाला चैप्टर है वो भी इसमें कवर किया जाता है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय में आप पैरा विद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवण सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश और क्लोसियस मेसोटी संबंध वगैरह। और इसमें भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वाले जो भी वैज्ञानिकों ने नियम दिए थे उनकी इक्वेशन को मिला के मैक्सवेल ने जो 4 समीकरणें दी थी वो भी इसमें है, तो वो भी आपको याद रखनी है। मतलब नॉर्मली ये होता है कि
मैक्सवेल की जो समीकरण है, एक तो इसमें आएगी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, और एक अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था थर्मल फिजिक्स में। तो आप याद रखिए कि 1% दोनों में से आएगा, तो आपको वो 4 और ये 4 8 इक्वेशन याद रहनी चाहिए, तो आपके 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसके बाद हैं टेस्ट नंबर जो 7 से लेके 11 तक का आपको रिवीजन वापस मिलेगा, मेजर टेस्ट होगा इनका। इसके बाद है आगे टेस्ट नंबर 13। तो टेस्ट नंबर 13 में है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति आप 11th क्लास में दर्द पिंड गति की नाम का फर्स्ट फिजिक्स का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, और इसमें आपको इस यूनिट में आपको जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग, संरक्षण, लोटमी गति आदि टॉपिकों के बारे में पूरी जानकारी, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन या ज्यामितीय आकृतियां आपने देखी हुई चैप्टर में बहुत सारी बना रखी है कि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, इसकी ज्यामितीय अक्ष सापेक्ष कितना होगा, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, तल के लंबवत गुजरने वाले अक्ष सापेक्ष कितना जड़त्वाघूर्ण होगा। ये आकृतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जड़त्वाघूर्ण कितना होता है, और समांतर अक्षों की परिमेय और लंबवत अक्षों की परिमेय भी आप इसमें करेंगे। इसके बाद है टेस्ट नंबर 14 मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो मैंने बताया कि रोटेशनल मोशन में 11th के रोटेशनल मोशन वाले पार्ट में ही द्रव्यमान केंद्र है, लेकिन मैंने द्रव्यमान केंद्र से संबंधित जो भी चीज है और टक्कर और द्रव्यमान केंद्र दोनों मैंने मैकेनिक्स में डाल रखे हैं, और साथ में है मॉडर्न फिजिक्स। मैकेनिक्स में और क्या आएगा, तो मैकेनिक्स में आपको सरलावर्त गति, और फिर अवमंदित सरलावर्त गति और प्रणोदित सरलावर्त गति। तो नॉर्मली अवमंदित सरलावर्त गति और प्रणोदित सरलावर्त गति से पर्सन बनता ही बनता है, और 3-4 फॉर्मूले वही घूमते रहते हैं, उन्हीं पे पर्सन बनाया जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स में, अब मॉडर्न फिजिक्स जब आप बात करते हैं तो 12th वाली वो सारी यूनिटें, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, नाभिक हो गया और परमाणु हो गया, ये सारी यूनिटें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है, वो सारी आपको पढ़नी। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में अपेक्षिकतावाद का सिद्धांत है कि लंबाई संकुचन है, समय, कोई चीज प्रकाश के वेग के कंपैरिजन में गति करने लग जाए तो उसका काल वृद्धि हो जाती है, वगैरह वगैरह आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वो सारे उसके अंदर के हैं। इसके बाद है टेस्ट नंबर 15 मैग्नेटिज्म एंड क्वांटम मैकेनिक्स। मैग्नेटिज्म आप कौन सी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर आपको पढ़ना है 12th क्लास का ही आपने पढ़ा होगा, चौथा चैप्टर है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। उसमें धारामापी के अलावा, धारामापी को हमने विद्युत धारा में शामिल कर दिया है, और मैग्नेटिज्म में आप जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि छठा चैप्टर होगा शायद, वो भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। और इसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी आप सीबीएस की बुक से पढ़ सकते हैं, जो आप सिलेबस रखेंगे उस हिसाब से जो यूनिट बनती है वो यूनिट आप पढ़ देंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स हो गया जिसमें आप पर्सन कर सकते हैं हल, और थ्योरी है ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े फॉर्मूल, बहुत ज़्यादा आंतरिक पर्सन नहीं है, यानी कि जिसमें आपको लगता है कि न्यूमेरिकल निकालने पड़ेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको वो पढ़ी होनी चाहिए और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है न्यूमेरिकल्स वाला, और मैकेनिक्स में भी बहुत ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते, 2-4 फॉर्मूले हैं जिसमें आप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के टॉपिकों से घबराए नहीं, वो आपको अगर आप तैयारी करेंगे तो 11वीं 12वीं से भी ज़्यादा आसान लगने लग जाएंगे। इसके बाद हमारा जो टेस्ट नंबर 16 है वो पूरे सिलेबस का पहला मेजर टेस्ट होगा, और उसके बाद है टेस्ट नंबर 17 जो पूरे सिलेबस का दूसरा मेजर टेस्ट होगा। तो ये संक्षेप में फिजिक्स का सिलेबस था। ठीक है, धन्यवाद।